हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन पिछले कई वीडियो से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि का प्रारूप व योजना काल में कृषिगत विकास। यह आपकी सिलेबस में सेकंड यूनिट में अब कृषि का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिस पर एग्ज़ाम में निबंधात्मक प्रश्न अवश्य आता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में, जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसमें भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख आधार है। कृषि आमदनी, भोजन एवं पोषण का प्रमुख स्रोत है। हमारी राज्य की भी 65% जनसंख्या लगभग गाँवों में निवास करती है, जो कृषि और कृषि से संबंधित विविध गतिविधियां, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी इत्यादि पर निर्भर करती है। 2014-15 में यदि हम राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति NSDP में देखते हैं, तो कृषि का अंश 20.45% रहा है। कृषि अर्थव्यवस्था का अस्थिर किस्म का व्यवसाय है, जो कि मानसून के कारण अनिश्चित प्रकृति की है कि मानसून अच्छा आ गया तो फसल अच्छी होगी, वरना ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे विपरीत मानसून का प्रभाव पड़ता है। भूमि का उपयोग। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल राजस्थान का 3.42 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध कृषि क्षेत्र 51% है। आज़ादी के बाद से गहन व विस्तृत खेती से यह प्रतिशत लगातार बढ़ा है। और वनों का रिपोर्टिंग क्षेत्र मात्र 8% है, जो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी कम है। तो वनों के क्षेत्र में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बंजर भूमि एवं पड़ती भूमि में से कुछ क्षेत्र कृषि में बढ़ाया जा सकता है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो व्यर्थ भूमि है, बंजर भूमि है और पड़ती भूमि है, उस पर निवेश करके, सिंचाई परियोजनाओं का विकास करके उसे खेती योग्य बनाकर कृषि की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। फसल की गहनता को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो। नेक्स्ट टॉपिक है कार्यशील जोतें। राज्य में भू जोतों का वितरण काफ़ी असमान है। हम दो जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं उसमें अंतर देखेंगे कि सीमांत जोत वह होती है जो 1 हेक्टेयर तक की होती है, जबकि बड़ी जोत जो होती है, जो अमीर किसानों के पास होती है, वो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होती है। सीमांत जोत कुल संख्या में से उनका प्रतिशत 36.5% है, लेकिन उनके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो केवल 5.9%, अर्थात अधिक लोगों के पास कम ज़मीन है। जबकि बड़ी जोत में कुल संख्या का केवल 5.8% आता है, परंतु उसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है 33.3%। यह जमीन की असमानता को दर्शाता है। शुष्क प्रदेश में सिंचाई का महत्व। जिस जिले में सिंचाई उत्तम किस्म की है, वहाँ फसलों की किस्में 25 के लगभग होती हैं, जैसे गंगानगर इत्यादि, जबकि बीकानेर में पूरे वर्ष में केवल 5 से 6 किस्म की फसल ही हो पाती है। जहाँ पर पानी की सुविधा अधिक है, नहरी पानी है, वहाँ पर पशुपालन भी अधिक होता है। सिंचाई वाले क्षेत्रफल में फसलें होती हैं गन्ना, कपास, जौ, गेहूँ प्रमुखता से होती हैं, और कम सिंचित क्षेत्रफल में ज्वार, बाजरा और मूंगफली बोया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है, परंतु इसमें परिपक्वता अवधि अधिक होती है। राजस्थान में नहरों, तालाबों और कुओं से, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। सिंचित क्षेत्रफल 40% कुल कृषि क्षेत्रफल का है। एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ एरिया में केवल वर्षा के ऊपर निर्भरता है, बारिश आने पर केवल एक बार सिंचाई होती है, इस प्रकार वो गहन फसल नहीं ले पाते। राजस्थान में फसलों का ढांचा। फर्स्ट पॉइंट है खाद्यान्न फसलें। इसमें हम लेते हैं बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटा अनाज, चावल, चना,
तुअर की दाल, मूंग, अन्य दालें, ये सभी रबी और खरीफ की फसलें हैं। गैर खाद्यान्न फसलें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं व्यापारिक दृष्टि से। इसमें तिलहन में सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है राई व सरसों, अलसी, मूंगफली, कपास, तंबाकू, गन्ना, हल्दी, धनिया, मिर्च, अफीम, ग्वार इत्यादि। फसल ढांचे में जो प्रमुख परिवर्तन हुए इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है, खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो रहा है। व्यापारिक फसलों की ओर किसानों का रुझान हो रहा है। दालों का उत्पादन अभी भी कम है। भारतवर्ष में दालों की कीमत अधिक है। दालों का उत्पादन कम होने के कारण हमें उसका विदेशों से आयात करना होता है। दूसरा बिंदु है, तिलहन में राई व सरसों का उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों बड़े हैं। सोयाबीन की खेती का भी प्रचलन हो रहा है। थर्ड बिंदु है, मोटे अनाजों व दालों का क्षेत्रफल कम है। कपास, ग्वार, मसालों का क्षेत्रफल बड़ा है। इसी कारण इन पर आधारित तेल उद्योग, चीनी मिल व कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा मिला है। आजकल गेहूं के अलावा अन्य पुराने पारंपरिक मोटे अनाजों का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। इस कारण लोग मोटे अनाजों की भी खेती कर रहे हैं। ग्वार, तंबाकू, अफीम, मेथी, सौंफ, अजवाइन का भी उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों के उत्पादन में खरीफ की फसल में वर्षा की अनिश्चितता के कारण उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषिगत योजनाओं पर व्यय बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है। वर्तमान में एक तरफ से हरित क्रांति के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए, उसके पश्चात आजकल जैविक खेती का चलन भी प्रारंभ हो रहा है। अन्य देशों से कृषि की नई तकनीक को सीखकर नवीन क्षेत्रों में खेती की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि के विकास हेतु बागवानी, पशुपालन, विपणन, माल संग्रहण और साख का भी विस्तार किया गया है। गांव में अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि कृषि की ओर युवा लोग आकर्षित हों। हरित क्रांति के अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, पीली व स्वर्णिम क्रांति को भी विस्तार किया गया है। यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं, परंतु एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, जब बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं या अति लघुत्रात्मक आते हैं, तो उसमें ये दूसरी क्रांति जो है उनके बारे में पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति में फूड प्रोसेसिंग पर बल दिया गया कि राजस्थान में जो टमाटर और फल इत्यादि उगते हैं उनके उद्योग लगाकर उनको पैकेजिंग उद्योग होता है, उससे उसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। पीली क्रांति में फल एवं सब्जी के उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान दिया गया कि राजस्थान में जो संतरा, मौसमी, बेर इत्यादि फल मिलते हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हो और उनका निर्यात भी किया जा सके। किसानों के कल्याण, प्रशिक्षण व बीमा योजनाओं पर बल दिया गया। फसल बीमा योजनाओं पर बल दिया गया ताकि कृषि व्यवसाय में अनिश्चितता कम हो और यह एक आकर्षक व्यवसाय बने। सिंचाई हेतु बूंद बूंद सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, तो पानी का मितव्ययता से उपयोग किया जाना चाहिए। पूर्वी राजस्थान के निर्माण के जो प्रस्ताव है इस बजट में लाया गया है उसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए, जिससे पूर्वी राजस्थान में सिंचाई का कायाकल्प हो जाएगा। परंतु इसके लिए केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि केवल राज्य उसका व्ययभार वहन नहीं कर सकता। सिंचाई के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें निवेश अधिक होता है और उनकी परिपक्वता अवधि अत्यंत लंबी होती है, परंतु जब उसके लाभ राज्य को दीर्घकाल में मिलेंगे वे अत्यंत अच्छे होंगे, जिससे विकास के नए आयाम छुए जाएंगे। आजकल सभी जगहों पर मिट्टी की जांच की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि किसान लोग मिट्टी की वैज्ञानिक तरीके से जांच करवाकर फसल का सही चयन करें। जल प्रबंधन में सुधार होना चाहिए। इसी कारण पिछली सरकार ने जल स्वावलंबन की परियोजनाएं चलाई, जिससे पुराने पारंपरिक तरीके से जो पुराने तालाब और बांध इत्यादि थे उनका पुनरुत्थान करके पेयजल और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया। पशुपालन अनुसंधान एवं कृषि संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए वेटरनिटी हॉस्पिटल और कृषि विश्वविद्यालयों की
बढ़ावा दिया जा रहा है। धन्यवाद।